हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे। वैसे तो इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी दिनों से जारी है और इस पे बात भी बहुत ज़्यादा हो रही है हर तरफ, हर मीडिया में, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो। लेकिन उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स चल रही हैं, स्पेशली इस्लामिक वर्ल्ड क्या कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान हो, तैयब उर्दवान साहब हो, या फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब हो, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो इजिप्ट आए हैं। इसके अलावा उससे पहले महमूद अब्बास से मुलाकात की है फ़लस्तीन के सदर से। वहाँ पे क्या बात हुई, इज़राइल को उन्होंने क्या कहा और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम ईरान के साथ उलझना नहीं चाहते और इसके साथ-साथ आईएमएफ कह रहा है कि मिडल ईस्ट में ये जो अनरेस्ट आया हुआ है, इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमीज़ है, वो मज़ीद डार्कनेस की तरफ जा सकती है। तो क्या हमने कुछ इससे पहले रशिया यूक्रेन से कुछ सीखा, यानी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, या नहीं सीखा, इस हवाले से आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, डॉक्टर प्रोफेसर इश्ताक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत-बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब। जी, डॉक्टर साहब, एक फरमाएँ। तो ये बताइएगा कि स्टार्ट इससे कि इस वक्त मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो है, सारे लोग कह रहे हैं कि फिलहाल इसको रोका जाए, उसके बाद कोई सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। यूनाइटेड नेशन का भी सिक्योरिटी काउंसिल का 2 दफा इजलास हुआ, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। साथ में ईरान अपनी एक लगा हुआ है, अमेरिका ब्लेम कर रहा है कि वो जी सपोर्ट उन लोगों को कर रहा है और उनके लोग हमारे फोर्सेस के ऊपर इराक में या कुछ और जगहों पे हमले कर सकते हैं। एक तो सर इसके हवाले से बताइएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये मतलब एक्सपेंड हो रहा है फ्रॉम इजराइल फलस्तीन टुवर्ड्स द लेबनान एंड टुवर्ड्स द ईरान। तो क्या मसरात इसके हो सकते हैं पूरे मिडिल ईस्ट और इंक्लूडिंग एशिया या फिर यूरोप के ऊपर? बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं अगर ये फैल गई जंग, तो एक तो बहुत नुकसान होगा, जानी और माली नुकसान होगा। इस इलाके की तरक्की बहुत पीछे चली जाएगी और फिर जो होता है, जब कंस्ट्रक्शन का काम होगा, तो सबसे ज़्यादा वॉर इंडस्ट्री जो है ना, डिफेंस इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, बिल्कुल। उनके हथियार बिकने शुरू हो जाएँगे। तो ये एक बड़ा सिनिकल किस्म का ड्रामा भी है कि वॉर इंडस्ट्री को जो है उसे आजकल डिफेंस इंडस्ट्री कहा जाता है, लेकिन वो हथियार जो हैं वो तो हथियार वेपन्स लेटेस्ट से लेटेस्ट किलिंग मशीन्स बेचते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है? यही हुआ है हर जंग के बाद। बजाय के अमन की तरफ आप जाएँ, आप मज़ीद एक आर्म्स रेस की तरफ जाते हैं और आर्म्स रेस में होता ये है कि जो भी अरब कर लें, अमेरिकन्स हमेशा इज़राइल को उनसे आगे रखते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह एक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एसिमेट्रिकल है, यानी इक्वल नहीं है। अब अरब वैसे तो कई मुल्क हैं, नंबर्स वाइज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मुसलमान अरब मुल्कों की भी बात करें, मुसलमानों की करें, लेकिन दुनिया में जितनी भी ये इंपीरियल पावर्स बनी और जंगें लड़ी गईं, उसमें सुपीरियर टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलवेज़ हैड द अपर हैंड, ठीक है? जी। तो वो वेस्ट के पास है, अब चाइना के पास है और एक्चुअली रशिया के पास भी है। जी। क्या वो इस जंग में आ जाएँगे अब जबकि सारा इलाका ही इन्वॉल्व्ड है? क्योंकि अमेरिका के साथ रशिया के भी बड़े उनको कंप्लेंट्स हैं अबाउट व्हाट द अमेरिकन्स हैव डन इन यूक्रेन, तो उनका इंटरेस्ट हो सकता है। जी। चाइनीज़ देख रहे हैं कि उनको अमेरिकन्स एनसर्कल कर रहे हैं, दे वुड बी इंटरेस्टेड। लेकिन ये सारे मूव्स अल्टीमेटली इस इलाके की जो है ना तकदीर को एक और वो क्या कहते हैं डेस्परेट सिचुएशन में ले जाएँगे। हाँ जी, राइट। अगर जंग बढ़ जाए और हाथ से निकल जाए बात, बिल्कुल। न्यूक्लियर वेपन अगर इस्तेमाल हों, ना भी हों, तब भी अ लॉट ऑफ किलिंग, या डिसलोकेशन ये हो सकती है। लेकिन जो मैं चीज़ नोट कर रहा हूँ, मैंने आज से परसों शायद प्रेज़िडेंट ओबामा का बयान वो जी। बिल्कुल। मैंने देखा है और मैंने शायद एक अपनी वीडियो में उसका ज़िक्र भी किया है जी। कि उन्होंने कहा है कि इज़राइली कभी अपने आप को ये जो हैं फ़लस्तीनियों की पोज़ीशन में लाए
जिनको आप एनसर्कल करके, तो गाज़ा में जिस तरह मिसट्रीट किया जाता है, और ये जो है वेस्ट बैंक में सेटलर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और फ़लस्तीनियों के जो घर हैं, उनके जो बाग हैं, उनकी जो छोटी-मोटी वो है ना, उनको भी ये जी, एनक्रोच करते जा रहे हैं। तो अब फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ सेड दिस। इससे पहले प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने ये सारा कुछ कहा था। लेकिन है ये कि अमेरिका के अंदर बहुत वन साइडेड एटीट्यूड है उनका। इसके अंदर हम समझते हैं कि सेक्युलर सोसाइटीज़ हैं, इसके पीछे बड़ी मज़हबी जनूनियत भी है। जी, एक तो है ना 4 मिलियन अमेरिकन ज्यूज़, वेरी पावरफुल लॉबी, वेरी रिच, या अ, मीडिया में उनका बहुत इन्फ्लुएंस, बट उनमें भी जो वो कई आपने देखा होगा कि यहूदी जो हैं वो इज़राइल के जो ये है ना एग्रेशन के खिलाफ आए हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये सारे ही उनके हक में नहीं है जो ये नेतन्याहू और इसकी रिजीम करती है। जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है उसमें हमेशा एक लेफ्ट विंग होता था और एक राइट विंग। बट जी, बहुत देर से अब जो राइट विंग है ना वो छा गया हुआ है। पुराने ज़माने में एक लेफ्ट विंग भी होता था जो एक आप कह सकते हैं सोशलिस्ट, और वो अमन की तरफ बात भी करते थे। तब अरबों के अंदर थोड़ी-सी वो क्या कहते हैं कि नहीं, 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 हमने ये सारा जो है इज़राइल को ख़त्म करना है। बट ऑल दैट इज़ इन द पास्ट नाउ। या पीएलओ बहुत देर से तैयार है टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए, बहुत देर से वो हुँ। तैयार है, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी गई। और सो दिस इज़ अ चेंज व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग। और आप बता रहे थे शायद हिलरी क्लिंटन को कुछ लोगों ने कॉर्नर किया और वो बिल्कुल, लाजवाब हो गई हैं। बिल्कुल, बड़ा वो ज़रा कॉर्नर। बताएँ ना, वो क्या हुआ है ज़रा बताएँ? अच्छा, एक तो सर ये है कि उनसे ये कहा गया कि आप अगर गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट कर रही है, तो आप उस तरीके से हमें रिप्रेज़ेंट नहीं कर रही कि अगर आप इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम 32 करोड़ जो अमेरिकन्स हैं, हम आपकी इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। एक पॉइंट तो उन्होंने ये रेज़ किया। दूसरी बात उन्होंने की कि आप अमेरिका को थर्ड वर्ल्ड वॉर में धकेल रहे हैं और उसमें हमारे टैक्स पेयर की मनी को आप लेके जला रहे हैं, जिसमें यूक्रेन जंग का भी उन्होंने ज़िक्र किया, ताइवान, चाइना कॉन्फ्लिक्ट का भी ज़िक्र किया और इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का भी ज़िक्र किया, जिसके ऊपर पहले तो वो कह रही थी कि मतलब दिस इज़ नॉट फेयर एंड थिंग्स लाइक दैट। मैडम हिलरी कह रही थी, लेकिन वो जो लड़का था वो चुप नहीं हुआ। वो मुसलसल अपनी बात कर रहा था और वो बिल्कुल बस ब्लैंक फेस के साथ उसको देख रही थी, उसको कोई जवाब नहीं दे पा रही थी और मेरे ख्याल इसको डिफेंड करना भी शायद एक मुश्किल काम है। वही मैं कह रहा हूँ, देखें, हमास के उस एक्ट को लेके और पूरा फ़लस्तीनियों को और ये मुसलमानों को, ये एक मीडिया और ये प्रोपेगेंडा वॉर भी तो हो रही है ना, तो वो बना देना बड़ा आसान है, समझ गए आप? लेकिन हकीकत क्या है कि आप 2 मिलियन, 2.3 मिलियन लोगों को एक ओपन एयर प्रिज़न में आपने रखा हुआ है। हू सेड दिस? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, डेविड कैमरॉन, ये उनके लफ्ज़ हैं, मेरे तो नहीं है। जी, और वेस्ट बैंक पे इन्होंने ला के 400,000 वो सेटलर्स वहां पे रख दिए हैं, जबकि ये इलाका जो है अकॉर्डिंग टू द 1967 यूएन रेजोल्यूशंस, ये एक फ़लस्तीनी स्टेट का होना चाहिए। और प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़ी क्लियरली कहा है कि एक ज्यूइश स्टेट जो बन गई है और एक फ़लस्तीनी स्टेट भी बननी चाहिए। सो दीज़ 2 आइडियाज़ आर देयर। कुछ मैंने देखा है इज़राइली जो है ना एनलाइटेंड लोग, वो एक और प्रपोज़ल भी दे रहे हैं जो समझ आ रहा है कि भई आप वो कानून जो इज़राइल के हैं, जो डिस्क्रिमिनेट हुँ, करते हैं ज्यूज़ को, वो ख़त्म कर दें, तो फिर सारे इस इलाके में जो लोग रहते हैं वो इक्वल राइट्स वाले हो जाएँगे, यानी हुँ, एक सेक्युलर किस्म का इज़राइल, ओके, ठीक है? तो ये ठीक, दोनों राइट, चीज़ें डूएबल हैं। नेतन्याहू और इसका जो राइट विंग है, ये चाहते हैं कि वहाँ से या तो अरब ये फ़लस्तीनी चले जाएँ। हाउ कैन यू फ़ोर्स? अच्छा, फिगर्स क्या हैं? 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस लिव इन इज़राइल। इज़राइल की पॉपुलेशन 9 मिलियन है। तो स
उसमें से 7 मिलियन आप कह सकते हैं इज़राइली यहूदी हैं और 2 मिलियन अरब्स हैं। और ये जो है वेस्ट बैंक, इसके ऊपर में हल 3 मिलियन रहते हैं फ़लस्तीनी, और 400,000 इन्होंने सेटलर्स लाके वहाँ पे बसा दिए हैं। फिर जो है गाज़ा स्ट्रिप, उसके अंदर जी, 2.3 मिलियन या ये फ़लस्तीनी रहते हैं। तो बहुत बड़ा फ़िगर नहीं हो जाता? सो बेस्ट यही है कि इज़राइल भी वहाँ पे कायम रहे। हम लोग जो बिल्कुल। रियलिस्टिक हैं, और यहूदियों के खिलाफ नफ़रत और ये सब बकवास है यार। ये 2 स्टेट्स हाँ, का प्रॉब्लम है कि एक थोड़ा-सा इलाका है, उसके अंदर 2 लोग हिस्ट्री ने फ़ोर्स कर दिया है कि वो वहाँ पे रहें। तो उसका शेयर हुँ, करने का तरीका एक ही है कि या तो मिल के रहें, सेक्युलर इज़राइल, या और 2 स्टेट्स, 1 इज़राइल एंड 1 इज़ द पैलेस्टीनियन स्टेट। आज नहीं तो कल यही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये तो नहीं फिर हो सकता कि जिस तरह यहूदियों को हिटलर ने मार दिया था, तो ये सारे लोगों को ये मार सकेंगे। हुँ, क्या सही। ये अमन ऐसे कायम हो सकता है कि आप एक ख़ास किस्म के लोगों को अंडर सप्रेशन, वो क्या कहते हैं, अंडर ऑक्यूपेशन रख सकें? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, नॉट एनीमोर। सही। तो मैं अच्छा सर समझता हूँ ये अब बातें पहले नहीं थी हो रही, अब होनी शुरू हो गई हैं। अब इज़राइल ने प्रोपेगेंडा जो है, वो यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल, एंटोनियो गुटेरेस हाँ, उनके खिलाफ बहुत विशेष या का शुरू किया कि उनको जी, हटाया जाए, ये किया जाए, सिंपली बिकॉज़ दैट मैन इज़ डूइंग हिज़ ड्यूटी। वो कह रहे हैं कि हुँ, गाज़ा के अंदर जो आप कर रहे हैं, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है कि उनको जो फैसिलिटीज़ हैं, और वो इज़राइल की पॉलिसी ये है कि यहाँ से ये निकल जाएँ ताकि कम नंबर हो जाएँ वहाँ पे, और ये इजिप्ट चले जाएँ, जॉर्डन चले जाएँ। वो पहले होता रहा है। अब वो इज़राइल, वो जो है जॉर्डन ने भी और इजिप्ट ने भी कहा है कि हम ये जो है ना पॉलिसी, एक्सपल्शन इसे कहते हैं, एथनिक क्लेंजिंग, ये हम नहीं होने देंगे। उसमें फिर ये सही, कितने लोग मार लेंगे बम्बार्डमेंट के ज़रिए। अभी तो राइट, खबरें भी आ गई हैं कि कई चर्चेज़ को इन्होंने हिट किया है, और वहाँ पे हुँ, एक और कम्युनिटी है, द पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस, या जिनके 2 अस्पतालों पे हमला हुआ है, शायद एक चर्च पे भी हुआ है। तो ये बात यहाँ पे जाके नहीं रुकेगी। मैंने, क्योंकि यू सी द वे आई स्पीक, आई गिव द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। नो तो डाउट अबाउट दैट। उसके बगैर गुज़ारा नहीं है। तो ऐसे मुझे ठीक। नज़र आता है। जी, सर एक जो टर्किश प्रेसिडेंट है तैयब उर्दवान साहब, उन्होंने अपने पार्लियामेंट से खिताब में बोला कि हमास जो है एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो अपनी जी, आज़ादी की जंग लड़ रही है। ठीक लेकिन है। जब हम देखते हैं उनके इस अटैक के बाद बहुत सारे लोगों की सिम्पैथीज़ हमास से हटी हैं कि आप ठीक है लड़ें, लेकिन जो फ़ौज के खिलाफ आप लड़ते हैं या जो तरीका है उसके ज़रिए अगर आप लड़ते हैं, फ़लस्तीनी तो कह रहे हैं कि यार हम नहीं लड़ रहे हैं उनके साथ, इज़राइल के साथ हमारी जंग शायद उस तरह नहीं है, ये तो हमास की जंग है। तो हमास की जंग है। आप क्या सर देख रहे हैं? क्या मैं आपको समझता हूँ हमास ने जो, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो है ना, वो आयरन डोम जो बनाई हुई है, वो पेनिट्रेट हो सकती है। सो आयरन प्रूफ उनकी जो है ना, वो डिफेंस शील्ड जो उन्होंने बनाई है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड, इट डज़न्ट वर्क, ठीक है? जी, वो अपनी जगह मिलिटरीली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमास की। जी, लेकिन वहाँ आके सिविलियंस को अटैक करना, कितने सिविलियंस को मारा है, क्या किया है, वो भी हमें, वो एक्ट्स जो हैं, वो उनको कंडेम ही करना चाहिए, क्योंकि देन बिल्कुल। हम बिल्कुल टेररिज्म सही के तो कह रहे हैं। खिलाफ है ना, एग्ज़ैक्टली टेररिज्म के बिल्कुल। खिलाफ हैं। आप इज़राइली सोल्जर्स के खिलाफ जाके करें, उनके मिलिट्री कैंप्स पे करें, यू कैन से दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, बट या अटैकिंग सिविलियंस जो है, वो ज़ुल्म है। मार्केट अब में, लोग सिटीज़ में अब बैकग्राउंड में जाएँ तो सिविलियंस पे भी तो हमले हो जाते हैं ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने हिरोशिमा पे और और नागासाकी नागासाकी पे पे। जो वो कई 100,000 लोग मार दिए, जी, तो वो तो सिविलियंस ही ज़्यादा मारे गए ना। बिल्कुल। पूरे इसी के तरह शहर उड़ा दिए थे ना सर। शहर के शहर उड़ा दिए, और फिर
जर्मनी में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ड्रेसडन में जो बम्बार्डमेंट हुई थी, 200,000 पीपल गॉट किल्ड इन दैट ओनली। सही, तो बिल्कुल। ये नहीं कि ये जो हुकूमतें हैं ये हमेशा इंटरनेशनल लॉ के हवाले से करती हैं। इन्होंने ये क्या कहते हैं, इराक के ऊपर जो हमला किया है, 1 मिलियन पीपल हैव बीन किल्ड या इन डिफरेंट वेज। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल वेस्ट सही के कहा। पास कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई द एक्ट्स ऑफ हमास। अलबत्ता हमास के ऊपर एक इटालियन ऑथर हैं जिनकी एक करण थापर जो हैं, इंडियन जो जी, जी। करते हैं प्रोग्राम, उन्होंने 1 घंटे का प्रोग्राम किया है। तो उनसे भी पूछा गया, उन्होंने कहा हमास इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन। हमास एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। यू मे नॉट लाइक द पॉलिटिकल मूवमेंट, जी, और वो यही है कि इज़राइल को ख़त्म करके यहाँ पे इस्लामिक स्टेट ये वो। उसका एक सेक्शन जो है वो मिलिट्री सेक्शन भी है जिन्होंने ये टेररिज्म की है। तो वो भी, शी इज़ ड्राइंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन हमास एज़ अ पॉलिटिकल मूवमेंट एंड हमास के ये जो एक्ट हैं, एक्ट्स ऑफ ओके, टेररिज्म। और मैं समझता हूँ ये ही होना चाहिए। इज़राइल इज़ अ स्टेट, लेकिन उसके बेतहाशा एक्ट ऑफ टेररिज्म भी तो है ना। सही। तो आप कह सकते हैं कि बिकॉज़ इट एक्ट्स टेररिस्ट एज़ अ टेररिस्ट हुँ, एक्शन है, तो इज़राइल इज़ अ टेररिस्ट स्टेट। इसी तरह आप कह सकते हैं हमास इज़ अ टेररिस्ट मूवमेंट। बट बेसिकली ये दोनों एक पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, जिनमें टेररिज्म इज़ वन वे दे ट्राई टू एडवांस देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। मैं हुँ, यूँ देखता हूँ। ये कहना जो है ना, ये कोई इतना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है आज की दुनिया में। ख़ास राइट, तौर पे इंडिया के अंदर जो एक बहुत राइट विंग अल्ट्रा नेशनलिज़्म जो पूरा अब सिर्फ़ नेतन्याहू और उसको सपोर्ट कर रहा है, वो इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। लेकिन ये हकीकत यूँ ही है। कैन लेकिन यू से सर उनके तो इज़राइल इज़ न कैन यू नहीं, कैन जी, यू से इज़राइल इज़ अ टेररिस्ट स्टेट बिकॉज़ इट systematically terrorizes the uh, Palestinians? Well, राइट, there are two ways. एक तो ये है कि उनके acts of terrorism is one thing, राइट, लेकिन Israel is also a political reality, it's a state. इसी हुँ, तरह Hamas is a political movement, we may not like it, और उसको भी मसला ये है कि हमास को आप ज़ीरो कर सकते हैं अगर आप, जो ये महमूद अब्बास और ये लोग जो तैयार हैं बहुत देर से टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए, आप उनके साथ बात करें। आप वहाँ ला के बार-बार वो जेरूसलम में, ईस्टर्न जेरूसलम में उनके घर छीनने शुरू कर दिए इन्होंने, सेटलर्स ने। तो हुँ। ये जो है ना हो रहा है इज़राइल के अंदर, राइट विंग पॉलिटिक्स जो है, वो भी एक्ट वाइज़ आर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। तो अच्छा सर कुछ एक लोग एक कुछ, हाँ, जी। इस तरह देखना अच्छा चाहिए। सर एक जी। तो ये कि यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस का स्टेटमेंट आया, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं सीधी-सी बात है आजकल सर सुनी-ऊनी की जाती है जिनके जेब में पैसा है या जी, जी, जिनके हाथ में एग्ज़ैक्टली। ताकत है। ये ये बाकी तो तो ठीक, सर सारा ठीक। एक हम ठीक है कहते कुछ हैं लेकिन उससे होता कुछ भी नहीं है। जी, जी। होता वही है क्योंकि अमेरिका अगर कहता है कि आई स्टैंड विद इज़राइल, ठीक है जी, यूके ने भी कह दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया, कनाडा ने भी कह दिया, पूरा यूरोप भी खड़ा है। लेकिन उसके मैं कहता हूँ कि ठीक है जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं, वो किसी सूरत भी एक सिंगल इज़राइल अगर अकेला भी हो, उनका मुकाबला वो नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम इसको टेबल पे ले आए मतलब लास्ट 70 इयर्स में ये तक नहीं कर सके कि टेबल रोज ये हम हर साल 2 साल 3 साल के बाद ये देखते हैं जी नए इलाके कब्जा एग्ज़ैक्टली, कर लिए इज़राइल ने एग्ज़ैक्टली। ये तो हाँ। सर हमने आज तक कभी हमने ये सोचा है सीरियसली कि इसको सॉर्ट आउट करना है? बयानात सब क्या आते हैं सर? बाराक ओबामा नहीं, साहब के बात भी ये आए है, हैं, जिस वक़्त बाराक ओबामा साहब प्रेज़िडेंट थे, तो उन्होंने क्या किरदार अदा किया इस हवाले आई से, कुछ एग्री, किया? आई एग्री, तो आई ये एग्री। असल चीज़ है। मतलब व्हेन दे आर आउट ऑफ पावर तो वो फिर फ्री होके बात करते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ैक्टली अमेरिका के प्रेज़िडेंट हैं, तो फिर पेंटागन जो है उनका मिलिट्री अपैरेटस, वो क्या सोच रहा है? उनकी जी, स्टेट डिपार्टमेंट, आपको पता है कि वन ऑफ द एडवाइजर्स ऑफ अ, प्रेज़िडेंट बाइडेन हैज़ रिज़ाइन्ड इन प्रोटेस्ट या गाज़ा की पॉलिसीज़ या पे। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसी तरह मैंने बिल्कुल हो रहा देखा है। है एक स्पेनिश जो है
शायद मिनिस्टर या पार्लियामेंटेरियन ने किया है। इस आयरिश असेंबली के अंदर बहुत ज़बरदस्त बयान दिए गए हैं, क्योंकि ये अंग्रेज़ों ने, यानी ब्रिटेन ने आयरिश लोगों के साथ भी तो बहुत बुरा सलूक किया है ना हुँ, हिस्ट्री में। जी। तो यूरोप के अंदर, यूरोप एक बड़ा, एक तरफ तो उनका गिल्ट है कि यहूदियों के साथ जो हुआ, उन्होंने उसका कुछ नहीं किया उनको बचाने के लिए। दूसरा ये है कि ये वो ही हैं जो जिन्होंने लोगों की ज़मीनें छीनी और वहाँ पे व्हाइट सेटलर्स लेके आए। ऑस्ट्रेलिया भी तो व्हाइट सेटलर्स की कम्युनिटी है जिन्होंने वहाँ के लोगों से ये छीना था ज़मीन। इसी तरह ये कनाडा, ये अमेरिका, ये कोई, ये लोग जो अब वहाँ पे सेटल्ड हैं, ये तो बाहर से ही आए ना, इंग्लैंड से आए ज़्यादा, जर्मनी से आए, इधर-उधर से आए। तो 2 किस्म की चीज़ें हैं। सेटलर्स नेशंस जो हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है इज़राइल का, बिकॉज़ इट इज़, इज़राइल के साथ वो वही सिंपैथी रखते हैं क्योंकि उन्होंने खुद एक ज़मीन पे जाके तो कब्ज़ा किया और वहाँ पे अपना मुल्क बनाया। तो यूरोप की सोच 2 तरफ से इज़राइल को सपोर्ट करती है। एक, देयर गिल्ट ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और हिस्टोरिकली भी जो यहूदियों के साथ इन्होंने किया है। जी। और ये जो कॉलोनीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, ये सारे तो बाहर से आके लोग ही, वहाँ के लोगों से इन्होंने छीनी है ज़मीनें। तो ये दोनों चीज़ें चलती हैं साथ-साथ। हुँ। राइट। अच्छा सर, एक चीज़ और है, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो मुनीर अकरम साहब हैं, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, जी। वो कह रहे जी जंग रोकनी चाहिए और जो टू स्टेट फ़ॉर्मूला है उस पे अमल करना चाहिए। सर, आपको पाकिस्तान का क्या किरदार लगता है? आज फिर शायद या कल एक तजुर्बा किया नए कोई मिसाइल सिस्टम का। मुझे तो नहीं समझ आती कि वो मिसाइल हम किस लिए मुनीर बड़े-बड़े अकरम बना के मुनीर अकरम जो आधी बात कर रहे हैं वो तो सही है जी। कि भी टू स्टेट फ़ॉर्मूला जो है, अगर इन्होंने कहा है, लेकिन वहाँ पे वो कश्मीर का भी वो लुच उन्होंने वहाँ पे तल दिया है। और फिर इंडिया ने रिएक्ट किया है कि ये कौन होते हैं बात करने वाले, ये है, वो है। जी। तो मुनीर अकरम शुड बी रिटायर्ड, आई थिंक ही इज़ 79 के इर्द-गिर्द, ही इज़ अ वेरी जी, सीनियर बिल्कुल। मैन। कोई यू नया आर राइट। बंदा लाएँ, इनके पास और कोई नहीं है जो कोई नई बात कर सके। So Munir Akram is a spent force, I think. He's been saying this for the last 1 century, मुझे लगता है इनके पास और कोई बात ही नहीं है करने को। हाँ, नो नो अ, न्यू आइडियाज़। हुँ, तो मैंने भी सुनी है उनकी वो बातें। जहाँ तक टू स्टेट फ़ॉर्मूला का है, उसपे तो मैं हमेशा से उसका सपोर्टर हूँ। या जो राइट। मैंने, अब हम लोग कुछ कह रहे हैं, इज़राइली भी और बाकी भी, कि एक स्टेट हो जाए जो कि सेक्युलर हो सबके लिए, हुँ, दैट इज़ हुँ। आल्सो गुड इनफ। या लेकिन वो कभी इज़राइल को काबिल कबूल नहीं होगी। सही। लिहाज़ा आप एक छोटी-सी स्टेट फ़लस्तीनियों को दे दें और इस इश्यू को क्या कहते हैं पंजाबी में, मुका दें, ख़त्म कर दें। मुका दे, बिल्कुल हाँ, मट्टी बहाल है, बिल्कुल। एंड लेट हुँ, अस गो फॉरवर्ड। इज़राइल, मैं भी जाना चाहता हूँ, उनकी बहुत अचीवमेंट है साइंटिफिक, ये या वो बिल्कुल सही, आप उनसे नहीं छीन सकते। उन्होंने आके बहुत मेहनत भी की है। बिल्कुल सही कह अपने रहे हैं। आप को तो मेरी एक और भी आर्गुमेंट है कि अगर पाकिस्तान बन सकता था सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि यहाँ की आज़ादी की मूवमेंट को अंग्रेज़ों ने वो कट ऑफ करके फिर पाकिस्तान बनाया अपने इंटरेस्ट में, कि सोवियत यूनियन के लिए एक मुल्क होना चाहिए। मैंने अपनी जी, किताब गैरिसन स्टेट में और जिन्ना वाली किताब में ये एविडेंस दिया है। तो जी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तो वहाँ पे एक ज्यूइश होमलैंड की भी प्रॉमिस हो गई। तो ये अब एक दौर की बातें हैं जो हो चुकी हैं। इज़राइल भी एक अ, अमन से वहाँ उसको रहने का हक है, अगर वो दूसरों के हकूक पूरे करे, वरना ये हुँ, झगड़ा या चलता रहेगा। मेरे कहने से, आपके कहने से ये नहीं रुकेगा। नो डाउट अबाउट दैट, और यकीनन इसका जो जंग के असरात होते हैं,
जी, यूक्रेन रशिया जंग हमसे शायद हज़ारों किलोमीटर दूर हो रही है, लेकिन उसकी वजह से भी वर्ल्ड इकोनॉमी को बड़ा लॉस हुआ है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ जो इकोनॉमी कमज़ोर है, कमज़ोर जी, इकोनॉमीज़ रखते हैं। हम लोगों की बिलीव मी की चीखें निकली है लास्ट तकरीबन 2 इयर्स में इन्फ्लेशन की वजह से, और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है, ठीक है, हमारे अपने इंटरनल मसाइल भी थे, लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से भी हमारे ऊपर उसके असरात शायद जो इम्पैक्ट था वो 3 टाइम्स ज़्यादा फ़ील हो रहा था, क्योंकि हमारी परचेज़िंग पावर कम है। और इसके हवाले से भी आईएमएफ का एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है कि ये हमारी इकोनॉमीज़ को मज़ीद डार्कनेस की तरफ लेके जा सकती है, ये जंग भी। तो मेरे ख़्याल में अमेरिका ही शायद, मैं अब यही कहूँगा, ये बाकी वैसी बातें, क्योंकि अमेरिका अगर किसी चीज़ को चाहता है तो वो हो जाता है, अगर वो नहीं चाहता तो वो नहीं होता। तो जी। मेरे ख़्याल में उनको एटलीस्ट कर देना चाहिए। बाकी अरब कंट्रीज़ हैं, वो तो बस ठीक है, बयानात दे देते हैं, वो कहते हैं बस हमें कुछ ना कहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। जिसके और पास जिसके पास टेक्नोलॉजिकल पावर नहीं है, बिल्कुल सर, मिलिट्री पावर नहीं है, अगर उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग भी है, पैसा-पूसा है, जी, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत वो है, मुकाबला नहीं कर सकते, कतर है। यू आर मुकाबला नहीं राइट कर सर, सकते। बिल्कुल। हुँ, हुँ, इसमें कोई शक नहीं है, और ये बड़ी एक जी। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर टेक्नोलॉजिकल पावर उनके पास होती, तो शायद मैं ये नहीं कहता कि उनको इज़राइल पे चढ़ दौड़ना चाहिए थी, शायद इज़राइल उनके साथ नहीं, फिर मैं भी जिहाद भी करता। देखिए, अभी तो सऊदी अरेबिया और ये कर भी रहे थे। सिर्फ़ मैंने शायद आपके साथ भी कहा है कि अगर जी, इसमें फ़लस्तीनियों की जो है राइट्स वो नहीं इंक्लूडेड हैं, तो ये झगड़ा यू आर राइट। होगा और वही हुआ बेशक है, इसमें वही कोई हुआ है। शक नहीं है इसमें सर, हाँ, बिल्कुल कोई जी, शक नहीं है इसमें, और इसी वजह से ये जंग छिड़ी हुई है, जिसका बड़ा नुकसान हुआ है। और मेरे ख़्याल में दोनों तरफ, दोनों तैयब तरफ। एर्दोग़ान साहब ने भी और बाकी भी बहुत वर्ल्ड लीडर्स ने कहा है, कैमरॉन साहब ने, फ्रेंच प्रेज़िडेंट ने भी ये बात की है, फ़लस्तीन में भी, और जब वो इजिप्ट के कायरो, तो वहाँ पे भी उन्होंने ये बात की है कि ये दोनों तरफ लॉस हो रहा है, और ह्यूमन लाइव्स का लॉस हो रहा है। तो मेरे ख़्याल में इसको रोकना किसी भी तरीके से, जो भी सॉल्यूशन ये निकालते बेशक, हैं, बेशक, टू स्टेट बेशक। निकालते हैं या कुछ और करते हैं, जिस तरह सर ने कहा कि आप एक ग्रेटर इज़राइल बनाते हैं, तो वहाँ पे इन लोगों को कुछ जगह दे दें, लाज़मी बात है, आप इनको कहाँ पे ये जाएँगे? कोई ना तो ये जी, चाँद जी। पे दा जा सकते हैं, बेशक, ना ये हाँ, मार्स हाँ। पे जा सकते हैं। तो वो शायद सॉल्यूशन कोई ना कोई, मेरे ख़्याल में अमेरिका अगर चाहेगा तो निकल आएगा, और अरब दुनिया को साथ बिठा दें। जो बाइडेन की बातचीत भी हुई है मोहम्मद बिन सलमान से, लेकिन जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो ये, क्योंकि ठंडी ज़मीन पे बैठे हुए, गरम ज़मीन पे तो वो लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर बम गिर रहे हैं। खैर एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू बहुत वेरी मच फॉर मेहरबानी जी। वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।